सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज़ प्रवज्ञा और आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन करी थी किसके बारे में, चार्टर एक्ट 1813 के बारे में। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आपको बताया था कि किस तरीके से 20 ईयर्स के गैप पे इन एक्ट को इंट्रोड्यूस करा जा रहा था। तो सबसे पहले अगर मैं रीज़न की बात करूं तो ये इसको नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए क्या कर दिया गया था, रिन्यू कर दिया गया था। नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ ट्रेड करेगी, इस चीज़ को क्या कर दिया था, रिन्यू करने के लिए आता था। तो यहाँ पे अब कुछ चीज़ चेंज हुई है, कुछ प्रोविज़न चेंज हुआ है। पिछले एक्ट में क्या हुआ, ये एक्ट आया 20 साल के लिए। पिछले एक्ट में क्या करा था, पिछले एक्ट में इन लोगों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली थी, उसे एंड करा एक्सेप्ट ट्रेड जो टी, चाय और चाइना के साथ व्यापार, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना, इसको अभी भी किसके पास छोड़ दिया गया था, इसको छोड़ दिया गया था अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। लेकिन यहां इस एक्ट में क्या करा, इस एक्ट में कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी, जो कमर्शियल एक्टिविटी थी वो खत्म कर दी। नाउ कंपनी विल एक्ट ओनली एज अ पॉलिटिकल पावर। कंपनी जितने भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट वाले वर्क है वो करेगी। कंपनी ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो अब नहीं करेगी। देख रहे हो कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें चेंज हो रही हैं। 1773 तक कंपनी सर्वे सर्वा सब कुछ कर रही थी, बट लॉस देखा गया, नोटिस की गई चीजें, देखा गया कंपनी तो डाउनफॉल में जा रही है, कुछ गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा ना। तो फिर पता लगाना पड़ा तो क्या देखा कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए हम एक एक्ट ले आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट। अब कंपनी की जो चीजें हैं उन पर नजर रखेगी कौन, डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ऐसा नहीं है आंख बंद करके हम कंपनी पे विश्वास कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, इनको अकेले डिसीजन को खत्म करा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, गवर्नर जनरल को काउंसिल बना के दी गई, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी। तो अब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बीच में कंपनी की ट्रेड की मोनोपोली को भी एंड करा। अब यहाँ पे कंपनी की जो ट्रेड पर्पस था, कमर्शियल वाला कंसेप्ट था, उसे पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अगर मैं आपको हम देखें तो पहले क्या होता था, देखो कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी है, कंपनी कमर्शियल काम कर रही थी, पुराना जो पढ़ा है हमने याद रखो थोड़ा सा, और एक कंपनी पॉलिटिकल काम कर रही थी। ये पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। कंपनी जो कमर्शियल काम कर रही थी उसे कौन देख रहा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कितने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे मेरे पास, 24, राइट। कंपनी जो पॉलिटिकल काम कर रही थी, कंपनी जो पॉलिटिकल काम कर रही है उसे कौन देख रहे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मैंने आपको बताया था इन बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर कौन होते थे, आपको याद होना चाहिए। अपनी पिछली क्लास में हम लोग देख चुके थे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के 6 मेंबर कौन कौन थे, प्रीवी काउंसलर्स वगैरह ये सब देखा था हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब किया क्या गया, ये था पहले के कंसेप्ट। अब क्या किया गया, अब इनको हटा दिया गया। ये काम, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं अभी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म नहीं किया, बट कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज को खत्म कर दिया गया। अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गए और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गए, ये दोनों मिलके क्या देखेंगे, पॉलिटिकल वर्क देखेंगे। ये दोनों मिलके क्या देखेंगे, ये दोनों मिलके पॉलिटिकल वर्क देखेंगे। यहां तक समझ में आई बात। अब यहां पे एक चीज और की गई कि जितने भी लॉज थे उन्हें कोडिफाई कर दिया गया, प्रॉपर तरीके से लिख दिया गया, कोडिफाई कर दिया गया। और यहाँ पे एक चीज और जो आपको याद रखनी है कि जो पहले एक टर्म हम लोग यूज करते थे रेगुलेशंस, कि रेगुलेशन आया, ये चीज आई, उसको अब रेगुलेशन ना बोल के हम क्या बोलेंगे, एक्ट बोलेंगे। जो हम रेगुलेशन वर्ड यूज करते थे उसको हम रेगुलेशन ना बोल के हम क्या बोलेंगे, एक्ट बोलेंगे। क्वेश्चन इज व्हाई। तो देखिए जब भी ब्रिटेन में कोई भी कानून इंट्रोड्यूस करा जाता था, कोई भी कानून आता था, उसे हम क्या बोलते थे, एक्ट बोलते थे। क्या बोलते थे, एक्ट बोलते थे। तो अब डायरेक्टली जो कानून पास होके आने लगे वो कहां से आने लगे, यहाँ पे जो कानून पास होके आएंगे वो कहां से आएंगे, वो कानून आने लगे डायरेक्ट ब्रिटेन से। तो इसीलिए अब हम भी क्या वर्ड यूज करेंगे, एक्ट यूज करेंगे। सॉरी। और आप देख रहे हैं ये जो एक्ट वाला कंसेप्ट है ये हम आज तक फॉलो कर रहे हैं, राइट। आज भी हम लोग जब कोई कानून पास करते हैं तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं,
एक्ट लगाते हैं। यहां तक की बात समझ में आई हमें। अब यहाँ पे एक चीज और क्या की गई ये हम देखेंगे। यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, ठीक है, ये मेन चीजें अभी हमने देखी हैं। और क्या देखना है इसमें, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी ना, कितने मेंबर की थी वो? शुरू में जब बनी तब कितने मेंबर? 4 मेंबर। शुरू में जब बनी थी तो कितने मेंबर थे? 4 मेंबर। फिर कितने मेंबर कर दिए गए? 3 मेंबर। अब ये आपको याद रखना है कि कौन से एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई जिसमें 4 मेंबर थे, कौन से एक्ट में उस मेंबर की संख्या कम करके कितनी कर दी? 3 कर दी। ये आपको याद रखना है, हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे पहली बात तो ये कि गवर्नर जनरल की काउंसिल, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं इसमें। गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो 3 थे मेंबर, अब पहले 4 थे शुरू में, फिर 3 हुए, अब यहां पे दोबारा से उन्हें क्या कर दिया गया? 4 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 4 कर दिया गया, एक मेंबर बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल की जो ये काउंसिल थी, इनसे बोला गया कि आप स्टैब्लिश करो एक लॉ कमीशन। क्या स्टैब्लिश करो? एक लॉ को लेके कमीशन, लॉ को लेके एक संस्था, एक कमीशन बनाओ, ठीक है, इंडियन लॉ कमीशन बनाई जाएगी। और उस लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? इस लॉ कमीशन के पहले चेयरमैन जो थे वो थे लॉर्ड मैकले। कौन थे? लॉर्ड मैकले। क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे फर्स्ट? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा, आपको क्या टिक करना होगा? लॉर्ड मैकले। लॉ कमीशन कौन से एक्ट के चलते बनाई गई थी? लॉ कमीशन बनाई गई थी आपके चार्टर एक्ट 1833 में। ऑप्शन आएगा 13, 33, 53, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आप किस पे टिक करोगे? लॉ कमीशन बनाई गई थी आपकी गवर्नमेंट ऑफ चार्टर एक्ट 1833 में। इसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकले। और यहाँ पे जो 3 से ये काउंसिल को बढ़ा के 4 किया गया, तो ये जो 4th मेंबर था, यहाँ पे जो ये 4th मेंबर की बात की गई थी, ये कहा गया कि ये 4th मेंबर जो होंगे ये एक लॉ मेंबर होंगे जिन्हें हम इंक्लूड कर रहे हैं। कोई परमानेंट मेंबर नहीं थी ये, बट देखा जाने लगा कि लॉ बनाना और इन सब चीज़ों को मैनेज करना इंपॉर्टेंट हो गया है, इसलिए यहाँ पे हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर को और जोड़ेंगे जिसे हम क्या कहेंगे कि वो है हमारे लॉ मेंबर। इज दैट क्लियर? उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कहा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इस एक्ट से अब क्या कहेंगे हम लोग? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहेंगे। पूरे इंडिया का उनको क्या बोला जाएगा? अब गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? विलियम बेंटिक बने। कौन बने? विलियम बेंटिक। अच्छा, इससे कुछ पुरानी सी बात याद आ रही है आपको? पुरानी सी बात क्या याद आ रही है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब से बनने लगे थे? पहले क्या थे? पहले थे गवर्नर जनरल। पहले हम क्या बोलते थे? गवर्नर जनरल बोलते थे। गवर्नर जनरल से ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, मतलब जो हमने बंगाल को थोड़ी सी यहाँ पे पावर दे दी, ज़्यादा सेंट्रलाइज कर दी पावर। ये कौन से एक्ट में की थी हमने? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, जहां पे गवर्नर जनरल को चेंज करके क्या बोलने लगे थे हम? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली, तो आपको ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए। समझ में आई बात? यहाँ पे 1773 में हुआ, ये 1833 में हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो विलियम बेंटिक थे, अब यहाँ पे इनकी पावर सुप्रीम रहेगी। अब जो अदर मद्रास हो गए, बॉम्बे हो गए, इन सब के जो गवर्नर थे, इनकी लेजिस्लेटिव पावर, इनकी कानून बनाने की जो पावर थी वो छीन ली गई। इनकी लेजिस्लेटिव पावर, इनकी कानून बनाने की जो पावर थी वो इनसे छीन ली गई। अब ये लोग कानून नहीं बनाएंगे। कानून कौन बनाएगा? कानून बनाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। समझ में आई यहाँ तक बात? लास्ट में सारे समअप कर लेंगे पॉइंट्स अभी। यहाँ पे कानून कौन बनाएंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो आपके मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसीज थी, इनके गवर्नर की जो भी लेजिस्लेटिव पावर थी वो छीन ली गई। समझ में आ गई बात? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को यहाँ पे हमने ज़्यादा ऑटोनॉमी और ज़्यादा पावर दे दी। इसके बाद यहाँ पे जो एजुकेशन की लिमिट थी, जो 1813 में 1 लाख रुपए इंडियंस की एजुकेशन पे स्पेंड करने की बात की गई थी, वो यहाँ पे एजुकेशन पे स्पेंड करने की बात कितनी की कि हम लोग 10 लाख रुपीस
नेक्स्ट पॉइंट ये बनेगा 10 लाख जो है वो इंडियंस की एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे। क्या आया प्रोविजन कि जो 10 लाख रुपीस है, देखो एक अलग से प्रॉपर क्लास रखेंगे कि एजुकेशन का कैसे इवोल्यूशन हुआ है, लॉ कैसे बनी है, न्यूज़पेपर, प्रिंट कल्चर, मीडिया ये कैसे आया है, तो उसमें हम छोटी छोटी बारीकियां डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन में क्या चल रहा था, क्या स्कूल खुले, किस एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे, दैट वी विल डिस्कस। तो एजुकेशन पे सेपरेट क्लास बना लेंगे, बट अभी आपको क्या देखना है कि 10 लाख रुपए जो थे ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कंसेप्चुअल, बेसिक, ये क्लियर होगा तब वो चीजें अच्छे से होंगी। अभी अगर एक टॉपिक पे लगा दे 10 क्लास तो समझ में भी नहीं आएंगे और सीक्वेंस भी सेट नहीं हो पाएगा। तो एक बार ये सीक्वेंस सेट कर लो, बेसिक और कंसेप्ट, फैक्ट एंड कंसेप्ट दोनों पे थोड़ी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद हमें पता है कि आपको कैसे इंफॉर्मेशन कितनी कब और मतलब कितनी मात्रा में देनी है, कब देनी है, वो सब हम लोग अकॉर्डिंगली देख लेंगे। 10 लाख जो है वो इंडियन एजुकेशन पे अब स्पेंड किए जाएंगे। 1 लाख से अब इस यहाँ पे बोल दिया 10 लाख करेंगे। इसके अलावा जो एक और इस एक्ट के लिए इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, इस एक्ट को हम लोग ध्यान से समझेंगे। ये पॉइंट कहानी भी बता रही हूँ इसके पीछे क्या है, सिंपल सा है, वरना तो ये बता के छोड़ सकती हूँ कि इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता है। मैं सीधा बता के छोड़ सकती हूँ कि इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सेंट हेलेना एक्ट कौन से एक्ट को कहा जाता है, तो आपके पास आंसर है कि चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता है। बट रीजन क्या है, क्यों इसे सेंट हेलेना एक्ट कहते हैं, तो थोड़ी बात, और सेंट हेलेना एग्जैक्टली है क्या तो ये पता होगा तो ज़्यादा बेटर है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। किसको, चार्टर एक्ट 1833 को। क्वेश्चन इज व्हाट इज सेंट हेलेना। तो सेंट हेलेना जो है ये एक आइलैंड है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में। क्या है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच का एक आइलैंड है। साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच का एक आइलैंड है सेंट हेलेना। क्लियर। अब सेंट हेलेना जो आइलैंड है, स्टार्टिंग में क्या होता था, जब यूरोप और एशिया में ट्रेड हो रहा है तो यूरोप से एशिया आना काफी लंबा पड़ता था। ठीक है, तो बीच में क्या लिया जाता था, बीच में क्या लिया जाता था, ब्रेक लिया जाता था। यहाँ पे लोग जनरली जो सेंट हेलेना में स्टॉप ओवर बोला जाता था कि यहाँ रुक जाते थे। अब देखो कोई लंबी फ्लाइट हो तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट सीधी उस जगह से फ्लाइट जो है वो वहां तक जाती है, बीच में कहीं रुकती है ना वो फ्लाइट। तो पर्टिकुलरली इसी तरीके से जब लोग यूरोप से एशिया जाते थे तो सेंट हेलेना आइलैंड पे लोग तकरीबन यहाँ पे स्टॉप ओवर काइंड ऑफ था, यहाँ पे रुक के चलते थे। बहुत छोटा सा आइलैंड, बहुत कम पॉपुलेशन, 100 तकरीबन लोग यहाँ पे रहते हैं, इससे ज़्यादा लोग यहाँ नहीं रहते हैं। तो यहाँ से यहाँ रुके एंड देन आगे एशिया की तरफ मूव करते थे। इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे, पोर्तुगीज। कौन थे, पोर्तुगीज। बाद में इसको किसने कैप्चर कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पता है जब आके पूरे इंडिया पे कैप्चर कर रही है, सारे ब्रिटिश सारे यूरोपियंस को भगा रही है, इंडियंस को कैप्चर कर रही है यहाँ पे एक्सपेंशन पॉलिसी के चलते, तो छोटी मोटी चीजें क्यों छोड़ेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पे कैप्चर किया। बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी से डच ने इनको ले लिया था, बट वापस ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कैप्चर करने में सक्सेसफुल रही। तो दिस इज सेंट हेलेना। सेंट हेलेना एक आइलैंड है साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच में। जनरली पहले ट्रेड होता था तो यूरोप से एशिया काफी लंबा पड़ता था, तो सेंट हेलेना आइलैंड में लोग थोड़ी देर रुकते थे यहाँ पे कंपैरेटिवली, जैसे मान लो रेस्ट करने के लिए रुके हैं यहाँ पे, फिर आगे की यात्रा करेंगे तो कुछ टाइम यहाँ पे रुकते थे। आज की डेट में पॉपुलेशन की बात की जाए तो तकरीबन 100 कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है। पोर्तुगीज ने डिस्कवर किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर करा था, उसके बाद डच ने भी एक बार इसको पे कैप्चर करा एंड देन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे वापस ले लिया था। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, सेंट हेलेना एक्ट भी यहाँ पे कहा जाता था, क्योंकि ट्रेड की बात हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटी अब यहाँ पे खत्म कर दी है तो हम इसे क्या कह रहे हैं, सेंट हेलेना एक्ट। सेंट हेलेना क्या था ये हमने देख लिया। ठीक है, तो ये कहा जाता था सेंट हेलेना एक्ट। अब एक बार सम अप करो कि इस एक्ट में सारे जो प्रोविजंस थे वो क्या क्या थे। ठीक है, एक बार सारे प्रोविजन हम लोग दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इस एक्ट के। सबसे पहली बात तो 20 साल के लिए रिन्यू कर दी कहानी। ठीक है, 20 साल बाद बात करेंगे अगले एक्ट की। 33 तक आ गए हैं, अब अगली बात जो करेंगे वो हम 53 में करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसे क्या कहा जाता था, सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता था, ये आपको पता चल गया। इसके बाद मैं बात करूं तो कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी, कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटी थी उन्हें पूरी तरीके से एंड कर दिया, खत्म कर दिया।
कंपनी सिर्फ क्या बन चुकी है, अब पॉलिटिकल पावर है कंपनी, ठीक है। इंडियन लॉ कमीशन स्टैब्लिश की गई, इंडियन लॉ कमीशन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कहा गया कि इंडियन लॉ कमीशन बनाओ, जिसमें फर्स्ट चेयरमैन जो थे उसके वो कौन थे, फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, लॉर्ड मैकले, कौन थे, लॉर्ड मैकले थे। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसकी जो नंबर था पहले कितना था, 4 फिर 3 हुआ, लेकिन यहाँ पे उसको 3+1 कर दिया, यानी अगेन 4 कर दिया। और ये जो एक नया मेंबर जोड़ा गया, ये कौन थे, ये एक लॉ मेंबर होंगे, यही लॉ मेंबर होंगे। जैसे कि इंडियन लॉ कमीशन बनाई तो वहाँ पे जो लॉ मेंबर है लॉर्ड मैकले, वो यहाँ के 4th मेंबर होंगे। क्लियर। यहाँ पे बात की गई कि अब रेगुलेशंस वर्ड नहीं यूज किया जाएगा, एक्ट वर्ड यूज किया जाएगा। रीजन बीइंग एक्ट अब ब्रिटेन से, पार्लियामेंट से पास होके आते हैं। तीसरी बात की गई कि प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर हैं, प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर हैं, इनकी लेजिस्लेटिव पावर हमने कर दी खत्म, इनके पास कानून बनाने की कोई भी पावर नहीं है। अब कानून कौन बनाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट दे दी, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेंटिक थे। कौन थे, विलियम बेंटिक थे। इतनी कहानी समझ में आई, यहाँ तक की बात समझ में आई। इसके अलावा एजुकेशन के लिए यहाँ पे अमाउंट बढ़ा के कितना कर दिया इंडियन की एजुकेशन का, 10 लाख रुपीस कर दिया। देखो इसमें ये जो लॉर्ड मैकले आया है, यहाँ पे मैकले मिनट्स करके भी एक टॉपिक है। तो अभी पहले एक सीक्वेंस चल रहा है ना, 33 के बाद 53 पढ़ेंगे, फिर जब मैं गवर्नर जनरल और ये सब पढ़ाऊंगी तब ऐसे टॉपिक भी आपको, लॉर्ड मैकले के कुछ एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे चीजें आई थी, वो क्या थी वो भी हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो किस ईयर में आई है, क्या हुआ है, तो लॉर्ड मैकले का नाम यहाँ पे आया है। तो मैकले को लेके एक टॉपिक और हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैकले मिनट्स। तो वो चीजें क्या थी उन पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली हम लोग चीजें कवर कर चुके हैं। 20 साल सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता था, देख लिया हमने सेंट हेलेना है क्या। कमर्शियल एक्टिविटी खत्म कर दी कंपनी की, यहाँ से लॉ कमीशन बनाई जाएगी, पहले चेयरमैन लॉर्ड मैकले रहेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पे 3 से 4 की कर दी जाएगी और चौथे मेंबर एक लॉ मेंबर होंगे। रेगुलेशन को एक्ट कहा जाएगा। लेजिस्लेटिव पावर जितनी भी प्रेसिडेंसीज मद्रास मुंबई की थी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाएगा और पहले कौन है, विलियम बेंटिक। और एजुकेशन पे जो खर्चा किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, 10 लाख। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। ये है चार्टर एक्ट 1833 के प्रोविजन। अब इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1853 क्या था, यहाँ पे क्या चेंजेस हुए और 1853 के प्रोविजंस में क्या नई चीजें ऐड की गई। Okay, so that's all for today. Thank you for watching the video.